गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें है, अपन ने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था। आज अपन जो देखने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि यदि मैं कोई पार्टिकल को एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करूँ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है या काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, या काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित होगी नहीं होगी, वो अपन को चेक करना है। तो अपन ने देखा था कि जब कोई एस निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में, एस डैश निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका मोमेंटम क्या आया था, इक्वल आया था। तो आज अपन चेक करने वाले क्या, काइनेटिक एनर्जी, या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, एनर्जी। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या रहेगा अपने पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो सबसे पहले तो अपने पास लिखा हुआ है संवेग संरक्षण का नियम, कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपन को जो पढ़ना है सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये लॉ पता होना चाहिए कि ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है। ऊर्जा का संरक्षण नियम, कंजर्वेशन से मतलब है कि यदि मैं कहता हूँ कि दो पार्टिकल मान लेते हैं ए और बी, यदि वो ए और बी पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर करते हैं या कोलाइड करते हैं तो आफ्टर द रिएक्शन उस पार्टिकल का मास तो सेम रहता है बट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ पार्टिकल है जो क्रिया के बाद और क्रिया के पहले उसकी जो एनर्जी भी हो वो भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो वो ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि इस नियम के अनुसार यदि दो कणों की क्रिया से पूर्व और क्रिया के बाद ऊर्जा भी क्या रहती है, समान रहती है। क्या रहती है, ऊर्जा समान रहती है। यदि मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे पार्टिकल मान लिया ए, दूसरा पार्टिकल मान लिया बी, और यहाँ पे यही पार्टिकल आफ्टर द कॉलिजन ये क्या हो जाएगा, इसके पार्टिकल का मास वो का वही रहेगा। यदि मैं कहता हूँ कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2 है, तो उसके मास में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, उसकी एनर्जी में आएगा या वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी में यदि चेंज होता है तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जस्ट एक ऊर्जा संरक्षण का नियम या कोई सा भी संवेग संरक्षण नियम पढ़ा था उसमें भी यही पढ़ा था कि यदि क्रिया से पहले और क्रिया के बाद उसका संवेग रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया से पहले और क्रिया के बाद जो भी अपना ऊर्जा है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब ऊर्जा में कौन से ऊर्जा की बात करें तो मुझे पता है कि यदि कोई पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर करता है तो वहाँ पर जो एनर्जी डिफाइन होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या डिफाइन होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अपन जो भी बात करेंगे वो किसकी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की। तो मैंने एस निर्देश तंत्र में और एस डैश टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने हैं, एक तो एस लेना है एक एस डैश लेना है, और मुझे ये मानना है कि एस डैश फ्रेम है वो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा हुआ है कि पहले तो इसका रूल लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ द एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द एक्शन, यानी जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे से एक्शन में आते हैं या इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी चेंज नहीं होती, एनर्जी क्या रहती है, वो की वही रहती है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि माना कि किसी निर्देश तंत्र एस में, क्या माना है, अपन ने माना है कि किसी निर्देश तंत्र एस में, एस यानी क्या ले लिया अपन ने, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, उसमें दो कणों के मास है वो क्या है, m1 और m2 है। उसमें दो पार्टिकल माने हैं मैंने m1 और m2, जैसे मैंने यहाँ पे m1 माना है ऐसे यहाँ पे मैंने क्या माना है, m2 माना है, और उनके वेग क्रमशः u1 और u2 है। उनके वेग u1 u2 होने का मतलब है कौन से फ्रेम में, s फ्रेम में। तो मैं लिख सकता हूँ कि कणों के टक्कर के बाद उनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं तो s निर्देश तंत्र में ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि यदि मैं ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखता हूँ तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे मैं कोई रिएक्शन मान लेता हूँ कि ए और बी दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास एक का m1 है दूसरे का m2 है, टक्कर के बाद भी उसका मास वही रहता है, द्रव्यमान वही रहता है, बट उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने माना है कि वेलोसिटी में चेंज क्या, कि टक्कर से पहले तो वेलोसिटी क्या मान ली, u1 और u2, और टक्कर के बाद क्या मान ली, v1 और v2। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि यदि मैं बात करता हूँ क्या, यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जैसे मैंने ले लिया कि कोई भी ए पार्टिकल ले लिया, क्या ले लिया मैंने, कोई
ए पार्टिकल ले लिया। जैसे ये ए पार्टिकल था, प्लस का क्या था अपने पास, बी पार्टिकल था। जब भी ये इंटरेक्ट करता तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, बी हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि इसका मास अपन ने क्या माना, m1, इसका मास क्या माना, m2, इसका भी मास m1 और इसका भी मास m2। इसकी वेलोसिटी मानिए तो वो मानिए मैंने u1, ये मानिए u2, ये मानिए v1 और ये मानिए मैंने v2। अब इसको यदि मैं s फ्रेम के लिए लिखता हूँ, किसके लिए लिखता हूँ, यदि मैं s फ्रेम के लिए लिखता हूँ, तो यदि मैं s फ्रेम की बात करता हूँ या s निर्देश तंत्र की बात करता हूँ, किसमें, s निर्देश तंत्र में, यदि मैं s निर्देश तंत्र की बात करूँ तो इसमें ऊर्जा सम्यक संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो इसकी जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस का 1/2 m2 और क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर। तो अपने पास s फ्रेम में जो ऊर्जा संरक्षण बनेगा वो ये बनेगा, और इसके साथ कुछ टर्म भी ऐड होगी इधर आफ्टर द रिएक्शन में, क्या, प्लस क्यू, कि इसमें यदि कोई पार्टिकल यदि एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में वो ऊर्जा को इक्वल करने के लिए कुछ ऊर्जा है वो किसी दूसरे रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि दो बड़ी गाड़ियाँ क्या है अपने पास, दो हैवी गाड़ियाँ हैं, दो ट्रक है, हैवी स्पीड से एक दूसरे से टक्कर करते हैं, क्या करते हैं, हैवी स्पीड से, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड है दोनों की, और दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पीड से वो क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। तो टक्कर करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि जब कभी भी टक्कर आपने देखी होगी, यदि ज़्यादा भीषण टक्कर है या बहुत खतरनाक है तो उसमें वो आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने का रीज़न यही है कि जब कोई दो पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर कर गए तो वो फिजिक्स कहता है कि उसका एनर्जी का कंजर्वेशन तो होगा, और एनर्जी का कंजर्वेशन होगा मतलब जो पार्टिकल चल के आ रहा था वो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, और रेस्ट में आ गया इसका मतलब वो एनर्जी किसके रूप में गई, तो वो एनर्जी गई एक उष्मा के रूप में। तो मैं कह सकता हूँ कि दो ट्रकों के बीच में या दो हैवी गाड़ी के बीच में यदि कभी टक्कर होती है, हैवी स्पीड से दोनों गाड़ियाँ आ रही थी, दोनों के बीच में टक्कर होती है तो उसमें आग लग जाती है। तो आग लगने का रीज़न यही है कि उसमें एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो ये जो क्यू है वो किसी भी रूप का हो सकता है वो ध्वनि ऊर्जा के लिए हो सकता है वो उष्मा के रूप में हो, यानी वो किसी न किसी रूप में वो क्या करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एस फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन ये होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपन ने देखा है कि एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो ये वाली टर्म थी तो इसमें लिखा है कि एस फ्रेम में यदि ये वेलोसिटी है तो इसकी मैं टर्म यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसकी जो भी टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 m2 और v2 स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा q। ये किसका है अपने पास, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, और कौन सा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्या है अपने पास, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैंने ये लिख रखा है कि सपोज इन ए रेफरेंस फ्रेम ए एस द मासेज ऑफ टू पार्टिकल्स m1 एंड m2, टू पार्टिकल के मास है, एंड वेलोसिटी आर u1 एंड u2, तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, u1 u2 है। आफ्टर द कॉलिजन ऑफ द पार्टिकल दिस वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2, यानी जब भी कोलाइड करते हैं या टक्कर करते हैं या आफ्टर द रिएक्शन देखते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और वो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1 और v2 हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसका एस फ्रेम में जो एनर्जी कंजर्वेशन आएगा वो ये आएगा। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की, तो इसमें आगे देखते हैं कि ये वाली जो टर्म है वो क्या कह रही है कि एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अब मुझे क्या लेना है, दूसरा निर्देश तंत्र लेना है जो एस डैश है और जो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से आगे टी टाइम में मूव करके गया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एस डैश में जो एस के सापेक्ष वी वेग से गतिशील है। तो मैंने क्या माना है कि कोई भी एस डैश निर्देश तंत्र था जो एस के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू एस कांस्टेंट वेलोसिटी वी से क्या कर गया, मूव करके गया है। इन कणों के वेग टक्कर से पूर्व, इन कणों के वेग क्या, टक्कर से पूर्व। यदि मैं टक्कर से पहले की बात करता हूँ तो उनके वेग क्या हो जाते हैं, u1 डैश और u2 डैश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, u1 डैश और u2 डैश, और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, v1 डैश और v2 डैश। यानी अब मुझे जो भी ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है वो कौन से फ्रेम में लिखना है, एस डैश फ्रेम में। तो अभी जो अपन ने पहले लिखा था वो तो क्या था, एस फ्रेम में था, अब मुझे लिखना है किसमें, एस डैश फ्रेम में। तो एस डैश फ्रेम में क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं एस डैश फ्रेम की बात करता हूँ तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस का 1/2 ये हो जाएगा m2 u2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस का 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास q। तो ये किस में हो जाएगा अपने पास एच डैश फ्रेम में ये किस में हो जाएगा अपने पास एच डैश फ्रेम में। तो यहाँ पे क्या आगे अपन ने लिखा है कि वेलोसिटी कंजर्वेशन इक्वेशन, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आएगी, तो मुझे ये केस पहले से पता है कि यदि कोई एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आगे मूव करता है तो उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आते हैं वो क्या आते हैं, वो आते हैं मेरे पास u डैश इज इक्वल टू u माइनस का क्या हो जाता है v हो जाता है। ऐसे यदि मैं v डैश करता हूँ तो वो क्या हो जाता है v माइनस का कांस्टेंट स्पीड क्या हो जाती है v हो जाता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है मैं ये वाली इक्वेशन काम में लूँगा और इन सारों की क्या निकालूंगा वैल्यू निकालूंगा। तो मैं जैसे अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन को प्रूफ किया था वैसे का वैसे इसको भी करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे एच डैश का टर्म लेते हैं u1 डैश का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, u2 डैश का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, v1 डैश का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और v2 डैश का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसके अंदर रखेंगे। तो जो इक्वेशन है वो सारी वैल्यू यदि मैं इसमें रखता हूँ तो ये वाला जो रिजल्ट एच डैश का है वो किसके इक्वल आ जाएगा एस के इक्वल आ जाएगा। और यदि एस के इक्वल आ गया तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्या आ जाएगा वेरिएशन इक्वल हो जाएगा। तो आगे मैं लिखता हूँ, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताइए कि फर्स्ट पार्टिकल की यदि मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मैंने लिखा है कि यहाँ पे 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस का 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 m2 और v2 डैश का स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस में साथ में क्या आ जाएगा अपने पास q आ जाएगा। ये किसका है एच डैश फ्रेम का है। अब मुझे पता है कि इसकी जो एनर्जी जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो मुझे पता है कि यदि मैं u1 डैश के लिए लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगी u1 माइनस का v। ऐसे यदि मैं u2 डैश के लिए लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगी अपने पास u2 माइनस का v। ऐसे यदि मैं v1 डैश के लिए लिखता हूँ तो वो हो जाएगा v1 माइनस का v। ऐसे यदि मैं v2 डैश के लिए लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा अपने पास v2 माइनस का v। अब मैं कह सकता हूँ कि ये u1 डैश और u1 u2 डैश और u1 डैश क्या होगा एच डैश निर्देश तंत्र में पार्टिकल की वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो डैश डैश वाली टर्म है u1 डैश u2 डैश v1 डैश और v2 डैश, तो ये टर्म क्या डिफाइन करेंगे कि u1 डैश तो क्या बताएगा एच डैश निर्देश तंत्र में पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगा फर्स्ट पार्टिकल की, एच डैश निर्देश तंत्र में सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगा, u2 डैश क्या बताएगा सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी। आफ्टर द टक्कर के बाद यदि मैं बात करता हूँ तो एच डैश निर्देश तंत्र में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी टक्कर के बाद की कौन सी टक्कर के बाद की, तो वो क्या हो जाएगी v1 डैश और टक्कर के बाद की सेकेंड पार्टिकल की जो एच डैश फ्रेम में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी अपने पास v2 डैश। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में काम में लेता हूँ इस वाली इक्वेशन में, और इसमें जो u1 u2 v1 और v2 है वो क्या क्या है। तो u1 तो क्या हो जाएगा अपने पास एस फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी फॉर फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे ही u2 क्या हो जाएगा सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी एस निर्देश तंत्र में। ऐसे ही v1 क्या हो जाएगा टक्कर के बाद प्रथम पार्टिकल की वेलोसिटी एस निर्देश तंत्र में, और v2 क्या हो जाएगा टक्कर के बाद एस निर्देश तंत्र में पार्टिकल की द्वितीय कण की वेलोसिटी। और ये वाला जो v है ये जो कांस्टेंट v है वो v क्या बता रहा है अपने पास v जो ये बता रहा है कि जो एच डैश निर्देश तंत्र था वो कांस्टेंट स्पीड से जितना आगे गया है, तो जितना आगे गया तो मैं लिख सकता हूँ कि वो v यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, जो सभी में क्या रहेगा सेम रहेगा। तो मैंने ये क्या किया यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम में लिए कौन सी वेलोसिटी वाली। अब ये वाली वैल्यू इसमें रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m1, ये हो जाएगा अपने पास u1 माइनस v का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 m2, यहाँ पे हो जाएगा u2 माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m1, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास v1 माइनस v का होल स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/m2 और यहाँ पे हो जाएगा v2 माइनस का v का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा q। सारे होल स्क्वायर एक एक टर्म से ओपन होंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2u1v, ये वाली टर्म रह जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 m2, यहाँ पे हो जाएगा u2 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा v स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास 2u2v, ये वाली टर्म हो जाएगी।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा आगे 1/2 m1, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास v1 स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2v1 और कांस्टेंट v हो जाएगा। ऐसे अपने पास सेकंड टर्म आएगी, वो क्या आ जाएगी 1/2 m2, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास v2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा v कांस्टेंट का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2v2 और कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब सारों को क्या कर लो, मल्टीपल कर लो, तो इसमें सारों का मल्टीपल होगा तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 कांस्टेंट v का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो m1 u1 और साथ में क्या हो जाएगा v, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 इससे मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 1/2 m2, साथ में हो जाएगा u2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा u2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा अपने पास क्या प्लस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी अपने पास 1/2 m2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट v का स्क्वायर माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा तो ये वाली टर्म क्या बचेगी अपने पास m2 और साथ में क्या हो जाएगा u2 और साथ में हो जाएगा v, ये वाली टर्म रह जाएगी। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1/2 m1 v का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये क्या हो जाएगा अपने पास m1 v1 और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट v, ऐसे ही इसका मल्टीपल होगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या 1/2 m2 v स्क्वायर और माइनस में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास m2 v2 और कांस्टेंट का v, यानी ये वाली पूरी टर्म आएगी। तो मैंने क्या किया, इसको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज की है और यूज करने के बाद मैंने क्या निकाली, ये सारी मल्टीपल करके वैल्यू निकाली। अब मुझे पता है कि इसमें देखो कुछ टर्म है जो कैंसल आउट हो रही है क्या, तो देखो यहाँ पे ऐसी तो कोई टर्म नहीं है जो कैंसल आउट होनी चाहिए, हो रही है क्या 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर, यहाँ पे v वाली टर्म है तो अभी तो यहाँ पे कोई भी टर्म कैंसल आउट नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैं इसमें जो भी टर्म है वो कुछ ऐसी बनाऊँ कि एक दूसरे से क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए, या फिर मैं बनाऊँ कि इसमें क्या हो जाए लगभग ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ कि ये इक्वल कैसे हो सकती है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो ये m1 m2 है, इसको मैं सारों को एक साइड ले आता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो अपने पास यदि ये वाली फर्स्ट टर्म है 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा अपने पास क्या 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पास में लिख ली। ऐसे अपने पास ये 1/2 m1, अब देखो इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म शायद कैंसिल होनी चाहिए, कौन सी 1/2 m1 v स्क्वायर, ये भी प्लस में है 1/2 m1 v स्क्वायर, ये भी प्लस में है 1/2 m1 v स्क्वायर, यानी यहाँ से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। ऐसे ही अपने पास दूसरी टर्म है 1/2 m2 v2 स्क्वायर, तो 1/2 m2 v2 स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो अपने पास दो टर्म तो गई। अब अपने पास क्या रहा माइनस का m1 u1 v और यहाँ पे रह गया माइनस का m2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास u2 और साथ में क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 v1 स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास माइनस प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 m2 v2 स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा माइनस का m1 v1 और v और माइनस का m2 v2 और v। अब यहाँ से मैं कुछ टर्म कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ से v यहाँ से भी कॉमन आ रहा है दोनों से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस का 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस का यदि मैं m1 u1 यदि मैं v कॉमन ले लूँ तो m1 u1 प्लस का क्या हो जाएगा m2 u2 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस का 1/2 m2 v2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का m1 v1 प्लस का m2 v2 और यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी कांस्टेंट v। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म चेंज है, यहाँ पे टर्म आ रही है u1 u2 और यहाँ पे टर्म आ रही है v1 v2। अब मुझे पता है कि यदि संवेग संरक्षण, ये कौन सी टर्म है, एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली टर्म है। मोमेंटम क्या था अपन ने कल वाली क्लास में देखा था, तो इसमें क्या है अपने पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल रहती है। मुझे कैसे पता, मुझे पता है कि m1 u1 प्लस का m2 u2
इज इक्वल टू m1v1 प्लस का क्या हो जाएगा m2v2। ये वाली दोनों टर्म क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो क्या मैं एक जगह पर कोई भी एक जैसी टर्म, या तो मैं इसकी जगह पर ये वाली टर्म रखूँ या फिर इसकी जगह में ये वाली टर्म रखूँ, और दोनों ही माइनस में होने से वो क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी या कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो दोनों टर्म है वो इक्वल रहती है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। यदि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों ही टर्म माइनस में है, तो ये से ये कैंसिल आउट और ये से ये कैंसिल आउट। और अपने जो प्लस क्यू चल रहा था वो प्लस क्यू हर जगह चलेगा, ठीक है, हर इक्वेशन में चलेगा। तो जो प्लस क्यू चल रहा है वो चलाना ही है साथ में, जो प्लस क्यू वाली टर्म है वो ऐसे के ऐसे चलेगी। तो अब यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, जो लास्ट में रिजल्ट बचा वो क्या बचा अपने पास, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस का 1/2 m2v2 स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा q। अब मुझे पता है कि ये वाली जो इक्वेशन आई है, जो ये वाली इक्वेशन आई है, वो इक्वेशन कौन सी है, वो है अपने पास एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। वो इक्वेशन कौन सी है अपने पास, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जब भी मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को क्या करता हूँ, इक्वल करता हूँ। यदि ये वाली और ये वाली दोनों टर्म इक्वल हो गई तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपने पास ये दो टर्म बचेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ कौन कौन सी टर्म बची, एक तो टर्म बची मेरे पास ये वाली टर्म, और इधर बची मेरे पास ये वाली टर्म, और जो प्लस क्यू चल रहा था वो चल ही रहा है साथ में। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली जब दोनों इक्वल होती, दो टर्म कैंसल आउट, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला मुझे, ये का ये मिला। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैंने जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन में किया था वैसे का वैसे आज भी आया है इतना। कैसे, एस डैश, ये वाला जो रिलेशन था वो कौन सा था, एस डैश का था। ये रिलेशन आया वो कौन सा आया, एस का आया। तो मुझे पता है कि एक रिलेशन एस डैश का है और दूसरा रिलेशन क्या है, एस का आया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब एस डैश और एस का रिलेशन दोनों का रिजल्ट क्या है, इक्वल है। एस डैश में मैंने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज की और उससे रिजल्ट कौन सा आया, एस। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों का रिजल्ट भी क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट भी अपरिवर्तित होगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ इनवेरियंस होगा या निश्चित होगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी क्या रहता है, अपरिवर्तित होता है। क्या लिखा है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल आल्सो रिमेन्स अनचेंज। तो जो ऊर्जा का संरक्षण नियम है, तो कोई भी पार्टिकल यदि एक दूसरे से टक्कर करते हैं, यदि कोई पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर करते हैं, उसको यदि मैं एस से देखूँ या एस डैश से देखूँ तो मुझे ऊर्जा में कुछ भी चेंज नहीं दिखाई देगा। यानी ऊर्जा मुझे क्या दिखाई देगी, वो ही दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात की कौन सी, ऊर्जा की। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसको डायग्राम के बेस में भी थोड़ा सा देखते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या है मेरे पास, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ले लिया, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। ये कौन सा है, एच डैश है। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले लिया मैंने, एक्स डैश ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया मैंने, वाई डैश ले लिया। और ये कौन सा है, एच डैश है। एच डैश है वो वी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है एस के रेस्पेक्ट में। ये क्या बढ़ रहा है, एस के रेस्पेक्ट में वी, ये जेड एक्सिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड डैश, ये ओ हो जाएगा, ये ओ डैश। अब मैं कहता हूँ कि जो भी पार्टिकल की टक्कर हो रही है वो इसमें हो रही है। कैसे, ए पार्टिकल प्लस बी पार्टिकल, टक्कर होने के बाद रहेगा सी पार्टिकल प्लस का डी, सॉरी सी डी नहीं आएगा, पार्टिकल का तो वही रहेगा, केवल उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए और बी, और इसके मैंने मास मान ही रखा है। इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m1 और इसका मास भी कितना, m2। यदि मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो इसकी वेलोसिटी मैंने मानी है u1, u2, टक्कर होने के बाद मानी है v1 और v2। यदि मैं एस डैश निर्देश तंत्र में बात करूँ तो u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश और v2 डैश, ये मानिए। अब मुझे पता है कि यहाँ से मैंने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन एक बार तो इस निर्देश तंत्र के लिए लिखा है, यानी एक बार तो मैंने किस फ्रेम के लिए लिखा है, एस फ्रेम के लिए लिखा है, और दूसरी बार मैंने क्या लिखा है, एस डैश फ्रेम के लिए लिखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों का रिजल्ट मैंने अभी प्रूव करके देखा कि दोनों का रिजल्ट क्या आता है, इक्वल आता है। कब, जब वहाँ पर मोमेंटम भी क्या हो, कंजर्वेशन हो। तो फिजिक्स में ये अपना रूल ऑलवेज अप्लाई होता है कि यदि कोई पार्टिकल की टक्कर होती है, क्या होती है, यदि कोई पार्टिकल की टक्कर होती है, यदि कोई पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो जब भी वो कोलाइड करते हैं तो इसमें इसका मोमेंटम कंजर्वेशन भी होगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसमें ऊर्जा होती है या संवेग होता है, संवेग संरक्षण, और क्या होगा अपने पास, ऊर्जा संरक्षण।
यानी इसमें संवेग संरक्षण भी होगा और ऊर्जा संरक्षण भी होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे संवेग संरक्षण भी फॉलो करेगा और ऊर्जा संरक्षण भी करेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एस और एस डैश निर्देश तंत्र में मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करूँ और यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालूँ या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालूँ, तो वो भी क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। क्लियर। तो ये था अपने पास कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और कल अपने जो पीछे वाली क्लास में पढ़ा था वो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अपन बात करते हैं कौन सी, आगे एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो वो न्यूमेरिकल क्या है वो देखो एक न्यूमेरिकल है जो सीबीएच की बुक में आपको दे रखा होगा, वो न्यूमेरिकल ही मैं आपके सामने ला रहा हूँ। न्यूमेरिकल ये है कि यदि एक कण का P का स्थिति सदिश क्या दे रखा है, यदि किसी कण P का स्थिति सदिश दे रखा है, यानी वो दे रखा है क्या, यदि किसी कण कोई पार्टिकल है उसका S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसमें जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो पोजीशन वेक्टर दे रखा है अपने पास I कैप, क्या दे रखा है अपने पास I कैप 6t स्क्वायर माइनस का 3t, फिर दे रखा है प्लस का j कैप, फिर दे रखा है माइनस का 5t क्यूब, और साथ में दे रखा है अपने पास प्लस का 7k, और किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है, मीटर में। अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा है अपने पास, वो कह रहा है कि S कोई निर्देश तंत्र या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S, जिसमें ये वाली वैल्यू क्या है, स्थिति सदिश 6t स्क्वायर माइनस 3t आई कैप माइनस का 5t क्यूब जे कैप और 7k मीटर क्या दे रखा है, 7k कैप क्या दे रखा है अपन को, कोई पोजीशन वेक्टर दे रखा है। फिर वो कह रहा है कि यदि इस कण की अन्य निर्देश तंत्र एस डैश में, यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दे रखा है जो एस डैश है और उस एस डैश में इसकी जो पोजीशन है यानी वो क्या है, आर डैश वेक्टर। तो ये आर डैश की वैल्यू दे रखी है इसने आई कैप 6t स्क्वायर माइनस का 3t, 6t स्क्वायर माइनस का 3t, फिर दे रखा है अपन का माइनस का 5, साथ में क्या दे रखा है j, और j के बाद दे रखा है अपने पास t क्यूब, फिर दे रखा है अपने पास माइनस का j t क्यूब प्लस का 7k मीटर प्लस 7k कैप। ठीक है, ये दे रखा है अपन को एस डैश फ्रेम में। तो एक तो दे रखा है एस में और दूसरा दे रखा है एस डैश फ्रेम में। फिर वो कह रहा है कि एस के सापेक्ष इसका वेग ज्ञात कीजिए। तो एस डैश का लिखा इसमें हो तो एस के सापेक्ष एस डैश का वेग ज्ञात कीजिए, यानी एस डैश का वेग एस के सापेक्ष ज्ञात करना है, ये मुझे निकालना है। तो कैसे निकाले, अब मुझे पता है कि एस डैश का एस के एस्पेक्ट में क्या निकालना है, वेग निकालना है। और लास्ट में इसने ये भी बोला है, दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दोनों निर्देश तंत्रों में कण का त्वरण क्या होता है, समान होता है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड दे रखा अपने पास कि त्वरण क्या होता है, समान होता है, त्वरण क्या होता है, समान होता है। तो इसमें देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो मैंने लिखा है कि यहाँ पे त्वरण क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे पता है कि एक एस फ्रेम में कोई पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है और एक एस डैश फ्रेम में पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, और इसने बोला है कि जो एस डैश फ्रेम है वो एस के रेस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी से मूव करता है। यानी एक तरीके से वही डायग्राम आएगा कि ये एस फ्रेम हो गया, दूसरा क्या हो गया एस डैश फ्रेम, ये एस डैश है, ये एस है। यदि ये v वेलोसिटी से आगे मूव करता है t टाइम में, तो इसमें वेलोसिटी कितनी आएगी, एस डैश की s के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी आएगी, वो मुझे यहाँ पे क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं कहता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एस डैश का वेग s के रेस्पेक्ट है। तो मुझे पता है कि स्थिति रूपांतरण समीकरण, क्या स्थिति रूपांतरण समीकरण कब, जब एक निर्देश तंत्र v वेलोसिटी से s के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ता है, तो इसका स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो स्थिति रूपांतरण समीकरण में अपन देखते हैं कि पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो जब भी पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करते हैं तो मुझे पता है कि ये क्या आता है, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस का क्या आता है अपने पास v और t, ये वाली टर्म आती है। क्या आता है, ये वाली टर्म आती है। अब इसने बोला क्या है, इसने ये बोला है कि r डैश और r, यानी ये अपने पास मुझे पहले से पता है कि यदि कोई निर्देश तंत्र v वेलोसिटी से t टाइम में आगे बढ़ता है तो इसका जो पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, r डैश इज इक्वल टू आर माइनस का कॉन्स्टेंट vt।
मुझे निकालना क्या है, ये v निकालना है। क्या निकालना है, ये v निकालना है। तो इस vt को एक साइड रखो, तो इसको मैं ऐसे रख देता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख दूँ। यदि v2 को आप इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस का क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि मुझे निकालनी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है तो इसमें किसकी वैल्यू रख दो, t की, ये r माइनस का r डैश की वैल्यू रख दो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूँ, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास क्या, देखो r डैश, तो सबसे पहले तो वी टी ऐसे का ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा r वेक्टर, तो r वेक्टर दे रखा है आई कैप 6t² माइनस का 3t दे रखा है, माइनस का हो जाएगा j कैप 5t³ हो जाएगा, और प्लस का क्या दे रखा है 7k कैप। ठीक है, ये किसका दे रखा है अपने पास, आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर का दे रखा है। तो देखो यहाँ पे आर वेक्टर था, ये मैंने ऐसे की ऐसे वैल्यू लिख ली 6t² माइनस 3t j, और यहाँ पे ये कितना है 5 है, 5t³ और प्लस का 7k। अब यदि मैं कहता हूँ कि इसमें क्या कम करना है, इसमें आर डैश की वैल्यू कम करनी है, तो आर डैश की वैल्यू भी कितनी है, आई कैप 6t² माइनस का 3t, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5j प्लस का क्या हो जाएगा 7k। क्लियर। अब यदि मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो देखो इसमें ये पूरा ब्रैकेट माइनस में आएगा, ये पूरा ब्रैकेट किस में आएगा, माइनस में। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो इसमें से ये वाली टर्म प्लस की है, ये वाली टर्म माइनस की है, और दोनों आई कंपोनेंट है, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो यहाँ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। ऐसे यदि मैं कहता हूँ j5t³ माइनस 5j3, तो इसमें भी ये वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट अपनी सेम है। ये यदि माइनस इससे मल्टीपल होगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, और यदि ये प्लस में है और ये माइनस में तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। और यदि ये 7k है और 7k है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए अपन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, वी टी इज इक्वल टू, देखो वी टी को मैं इधर ले आया तो ये क्या हुआ, आर डैश, आर माइनस का क्या हो गया, आर डैश हो गया। क्लियर। अब यदि मैं कहता हूँ कि इसकी वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें, इसकी वेलोसिटी की, तो मुझे पता है कि जो वेलोसिटी आएगी क्या आएगी, जो वेलोसिटी आएगी वो किसके रेस्पेक्ट में आएगी, तो मुझे पता है कि जो वेलोसिटी आएगी वो ओनली एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। क्यों, जो अपन ने ये डायग्राम माना है, ये डायग्राम क्या था कि ये कौन से एक्सिस में जा रहा है, ओनली फॉर वी एक्स एक्सिस में जा रहा है। किस में जा रहा है, वी एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो भी माइनस का जो आर डैश आएगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि ये जो आर डैश वाली वैल्यू आई है वो केवल क्या बताएगा यहाँ पे, आई कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि इसमें वो जो वी एक्स है वो क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, जे और के कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि यदि ये वाला कंपोनेंट केवल वेरी करेगा और ये दो कंपोनेंट यहाँ से हट जाएंगे तो वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा 6t² माइनस का 3t, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आई कैप 6t² माइनस का 3t। ठीक है। अब वैसे तो यदि मैं कहता हूँ कि दोनों निर्देश तंत्र में ये क्या दिख रहा है, यदि मैं कहता हूँ कि दोनों निर्देश तंत्र में देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये वाला पोजीशन वेक्टर, ये वाला पोजीशन वेक्टर और ये वाला पोजीशन वेक्टर दोनों ही लगभग इक्वल है। 6t² माइनस 3t आई कैप, ये माइनस आगे आ जाएगा तो j5t³ माइनस 5j3, 7k, यदि दोनों का पोजीशन वेक्टर इक्वल है तो इक्वल होने का मतलब क्या है, मेरे पास रिजल्ट ये है, r डैश इज इक्वल टू r। क्या रिजल्ट है, r डैश इज इक्वल टू r। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी टर्म एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे vt इज इक्वल टू तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मुझे पता है कि यदि वो t तो 0 हो नहीं सकता, t 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 0 क्या होगा, फिर v होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब क्या था, यदि दोनों निर्देश तंत्र में यदि उसके स्थिति सदिश इक्वल है, इसका मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी नहीं आ सकती। तो ये तो क्या था अपने पास, एक न्यूमेरिकल था। अब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वो भी अपन इसकी एक एक करके बात करेंगे। तो आज की क्लास में तो इतना ही देखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट क्या कहता है, और इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है यूनिट फर्स्ट का
लास्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक बचा है न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ भी एस और एस फ्रेम में इक्वल होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में प्रूव कराऊंगा और उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे इक्वल होते हैं। और इसके कुछ न्यूमेरिकल है जो अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए, और राजस्थान यूनिवर्सिटी की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने सारे लाऊंगा। ठीक है, तो आप इस क्लास को रेगुलर सीरीज से देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को मिक्सअप किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए तो मिलते हैं, इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।